आज अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर नया आईफोन खरीदते हैं तो इस बात की बहुत संभावना है कि वो फ़ोन मेड इन इंडिया हो और ये कोई हवाई बात नहीं है। आज के वक्त में भारत के अंदर हर साल लगभग 5.5 करोड़ आईफोन्स बन रहे हैं। ज़रा इस भारी भरकम आंकड़े को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हर साल 5.5 करोड़ फ़ोन का सीधा मतलब ये है कि पूरी दुनिया में बिकने वाला हर चौथा आईफोन भारत से बनकर निकल रहा है। एक वक्त था जब हम तकनीक के मामले में दुनिया का मुंह ताकते थे, लेकिन आज भारत का मैन्युफैक्चरिंग स्केल उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से हम दुनिया भर की मांग को अकेले दम पर पूरा कर रहे हैं। इस कामयाबी की मिसाल 2025 में तब देखने को मिली जब एप्पल ने अपनी आईफोन 17 सीरीज बाजार में उतारी। सालों तक एप्पल हाई एंड प्रीमियम फोन बनाने का भरोसा सिर्फ और सिर्फ चीन पर करता था। उन्हें लगता था कि ये काम कहीं और नहीं हो सकता, लेकिन आईफोन 17 सीरीज के वक्त इतिहास बदल गया। चीन के बाद दुनिया में भारत वो पहला देश बना जिसने इस प्रीमियम सीरीज के सभी मॉडल्स को एक साथ अपने देश में असेंबल किया। ये ऐसा कदम था जिसने दुनिया की टेक इंडस्ट्री को वाकई हैरान कर दिया। सबको एहसास हो गया कि भारत अब तकनीक और उत्पादन की दुनिया का नया सरताज बनने की राह पर निकल पड़ा है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जो इस तस्वीर से बिल्कुल खुश नहीं था, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जब भारत की फैक्ट्रियों से लाखों आईफोन पैक होकर सीधा अमेरिका के बाजारों में पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ गई। उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने कूटनीति के गलियारों में नई बहस छेड़ दी। उन्होंने खुले तौर पर और बेहद सख्त लहजे में कहा कि एप्पल एक अमेरिकी कंपनी है और उसे अपने प्रोडक्ट भारत के बजाय अमेरिका में ही बनाने चाहिए। ट्रंप का बयान उस बेचैनी को दिखा रहा था जो बदलती हुई ग्लोबल अर्थव्यवस्था की वजह से पैदा हो रही थी। जाहिर सी बात है, अमेरिका की अपनी कंपनी अमेरिका के बाहर दूसरे देश में अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करेगी तो ये बात वहां के नेतृत्व को जरूर चुभेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस नाराजगी और दुनिया भर की हैरानी के बीच एक सवाल खड़ा होता है, वो ये कि भारत इस मुकाम तक पहुंचा कैसे। ये कोई ऐसा सफर तो था नहीं जो हमने रातों रात तय कर लिया हो। आप खुद सोचिए, वो भारत जो कुछ साल पहले तक अपनी ज़रूरत के ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन दूसरे देशों से खरीदता था, इंपोर्ट करता था, वो अचानक से एप्पल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का ग्लोबल एक्सपोर्ट हब कैसे बन गया। कैसे हमने वो कर दिखाया जिसे दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री लगभग नामुमकिन मानते थे। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। हमें उस दौर में जाना होगा जब आईफोन का मतलब मेड इन चाइना हुआ करता था। अगर आप एप्पल के किसी भी पुराने प्रोडक्ट को उठाकर देखेंगे तो उस पर एक लाइन लिखी होगी, डिजाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना। यानी कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठे बड़े बड़े इंजीनियर्स आईफोन का डिजाइन तो कागज पर तैयार कर लेते थे, लेकिन उस डिजाइन को असली चलते फिरते फोन में बदलने का सारा काम चीन की जमीन पर होता था। सालों तक दुनिया भर के लोगों के जहन में यही बात बैठी रही कि आईफोन का मतलब है मेड इन चाइना, और ऐसा होना कोई इत्तेफाक नहीं था। एप्पल ने कई दशकों की जी तोड़ मेहनत, रणनीतिक सूझबूझ और अरबों डॉलर के निवेश से चीन में ऐसा मजबूत जाल बुना था जिसे तोड़ना या जिसकी नकल कर पाना किसी भी देश के लिए असंभव माना जाता था। चीन का एप्पल साम्राज्य कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वहाँ फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों की जो फैक्ट्रियां हैं, वो फैक्ट्रियां अपने आप में पूरा शहर हैं। वैसे तो फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी यूनिट चीन के जेंजो में है, जिसे आईफोन सिटी के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी जगह है जहां लाखों की तादाद में बेहद कुशल कर्मचारी दिन रात काम करते हैं। इन कर्मचारियों की ट्रेनिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि फ़ोन के छोटे से छोटे पुर्जे को भी वो बिना किसी गलती के उसकी सही जगह पर फिट कर देते थे। और सिर्फ इंसानी मेहनत ही नहीं, दुनिया का सबसे बेहतरीन लॉजिस्टिक नेटवर्क भी वहाँ पर मौजूद है। शानदार कनेक्टिविटी, बड़े बंदरगाह और माल ढोने की ऐसी तेज़ प्रक्रिया जो पल भर में लाखों फ़ोन चीन से निकालकर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकता है। यह ऐसी मशीन बन चुकी है जो कभी रुकती नहीं है। लेकिन ये चीन की असली ताकत नहीं है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है सप्लाई चेन क्लस्टरिंग। अब इसको समझिए। मान लीजिए आप एक आईफोन बना रहे हैं। उसको बनाने के लिए बहुत सारा सामान चाहिए, जैसे पावरफुल बैटरी, चमचमाता हुआ डिस्प्ले, बेहतरीन कैमरा और फ़ोन को कसने के लिए बहुत बारीक से पेंच। चीन में ये सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। एक फैक्ट्री जहां फ़ोन असेंबल हो रहा है, उसके चंद किलोमीटर के दायरे में ही वो सारी कंपनियां मौजूद हैं जो बैटरी, स्क्रीन, तार और पेंच बनाती हैं।
कुछ भी बाहर से मंगाने का झंझट नहीं है, सब कुछ एक ही जगह, एक ही शहर में तैयार मिलता है। इसी इकोसिस्टम की वजह से चीन एप्पल का सबसे पसंदीदा देश बन गया था। एक ऐसा अभेद्य किला जिसे चुनौती देने की कल्पना भी उस वक्त कोई नहीं कर सकता था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। एप्पल अरबों डॉलर का मुनाफा भी कमा रहा था और चीन की फैक्ट्री पूरे विश्व पर राज कर रही थी। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये भी सच है कि सब कुछ हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता। हवा का रुख बदलने में वक्त नहीं लगता। इसी सोच के साथ एप्पल ने भारत का रुख किया। 2017 में उसने बहुत खामोशी से भारत की जमीन को आजमाना शुरू किया। बेंगलुरु में ताइवान की कॉन्ट्रैक्ट कंपनी विस्ट्रो के जरिए एप्पल ने अपना पहला मेड इन इंडिया फोन आईफोन SE बनाया। ये एक तरह का टेस्ट रन था। एप्पल ये देखना चाहता था कि भारतीय कारीगर और इंजीनियर उनकी क्वालिटी पर खरा उतर सकते हैं या नहीं। और फिर हवा का रुख बदला। 6 जुलाई 2018 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से आने वाले 34 अरब डॉलर के सामान पर 25% का टैरिफ लगा दिया और जवाब में चीन ने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर वैसा ही टैक्स लगा दिया। उस वक्त शुरुआती दौर में एप्पल को कोई बड़ा आर्थिक नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कंपनी के CEO टिम कुक के लिए ये खतरे की पहली घंटी जरूर बना। उनको ये बात समझ में आ गई कि अगर अमेरिका और चीन के रिश्ते और बिगड़े तो उनकी कंपनी का वजूद खतरे में पड़ सकता था। इसलिए उन्होंने बेंगलुरु वाले प्रयोग का विस्तार शुरू किया। 2019 में एप्पल के सबसे बड़े ग्लोबल पार्टनर फॉक्सकॉन ने भारत में कदम रखा और तमिलनाडु में चेन्नई के पास पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खड़ी कर दी, जहां एप्पल के फ्लैगशिप और नए मॉडल्स बनने शुरू हुए। भारत धीरे धीरे अपनी क्षमता साबित कर रहा था और एप्पल का भरोसा बढ़ रहा था। तभी ऐसा वक्त आया जब पूरी दुनिया घुटनों पर आ गई। 2020 और 2021 का वो दौर जब कोविड-19 महामारी ने दुनिया में कहर बरपाया। इस बीमारी ने वो कर दिया जो अमेरिका के बड़े बड़े सैंक्शन भी नहीं कर पाए। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी लागू कर दी। इस नीति के तहत एक मरीज मिलने पर भी पूरी फैक्ट्री या कारखानों को हफ्तों और महीनों के लिए सील कर दिया जाता था। इसका असर फॉक्सकॉन जैसी उन बड़ी फैक्ट्रियों पर पड़ा जो एप्पल के लिए आईफोन बनाती हैं। जिन कारखानों की मशीनें कभी रुकती नहीं थीं, उन पर अचानक ताले लटक गए। ग्लोबल मार्केट में आईफोन की शॉर्टेज आ गई और एप्पल का रेवेन्यू गिर गया। इसके बाद कंपनी के बोर्डरूम में फैसला लिया गया कि अब अपना पूरा भविष्य सिर्फ एक देश के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अगर कल को चीन में दोबारा ऐसी कोई महामारी आती है या अमेरिका के साथ तनाव बढ़ता है तो कंपनी ठप हो जाएगी। इसी सोच, इसी डर और इसी दूरदर्शिता से जन्म हुआ चाइना प्लस वन रणनीति का। इसका मतलब है चीन के ही बराबर एक और बड़ा, सुरक्षित और मजबूत विकल्प खड़ा करना। ऐसा देश खोजना जो चीन जैसी ही रफ्तार और परफेक्शन दे सके, और इस विकल्प के रूप में भारत पूरी तरह तैयार खड़ा था। 2023 के बाद एप्पल ने चीन से अपने ग्लोबल प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा भारत की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। नतीजतन जो सफर 2017 में कुछ हजार आईफोन से शुरू हुआ था, वो हर साल 5.5 करोड़ आईफोन बनाने तक पहुंच गया। भारत अब सिर्फ वैकल्पिक असेंबली लाइन नहीं है, बल्कि एप्पल की ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम पिलर बन चुका है। लेकिन भारत ही क्यों? इसकी कई वजहें हैं। सबसे पहली बात, भारत दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन बाजारों में से एक है। इसके अलावा हमारे पास काम करने वाले युवाओं की बड़ी आबादी है जो कम लागत में काम कर सकती है। लेकिन दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी सिर्फ सस्ते मजदूरों के दम पर अपना ठिकाना नहीं बदलती। एप्पल को अच्छी तरह पता था कि भारत का मिडिल क्लास अब तेजी से अमीर हो रहा है। आज भारत में 45,000 रुपए से ज्यादा कीमत वाले प्रीमियम स्मार्टफोन का बाजार काफी बड़ा हो चुका है। एप्पल की असल जरूरत ये थी कि जिस देश के अमीर होते वर्ग को उसे अपने महंगे फोन बेचने हैं, वहीं पर उनका निर्माण भी किया जाए ताकि भारी इंपोर्ट ड्यूटी से बचा जा सके और ग्राहकों को बेहतर कीमत दी जा सके। भारत उनके लिए सिर्फ सस्ती फैक्ट्री नहीं रहा, बल्कि मुनाफे को बचाने वाली नई जीवन रेखा बन चुका है। लेकिन इस ग्लोबल खेल में विदेशी कंपनियों के उतरने की कहानी जितनी शानदार है, उसकी नींव उतनी ही गहरी और पक्की सरकारी नीतियों पर टिकी है। विदेशी दिग्गजों को भारत की जमीन पर करोड़ों डॉलर लगाने के लिए राजी कराना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए भारत सरकार 2020 में लेकर आई PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना। इसका मतलब है कि आप भारत में जितना ज्यादा माल बनाएंगे, सरकार आपको उतना ज्यादा नगद इनाम देगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 4 से 6% का नगद फायदा किसी भी कंपनी के लिए अट्रैक्शन होता है। सरकार की इस एक योजना ने बाजी पलट दी। ताइवान की 3 बड़ी कंपनियों फॉक्सकॉन,
पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन ने भारत में करोड़ों डॉलर का निवेश किया। इसके नतीजे इतने शानदार रहे कि एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने इतिहास रच दिया। अमेरिका जैसे बड़े बाजार में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में हमने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन को भी पीछे छोड़ दिया। विदेशी कंपनियों ने तो हमारे यहाँ अपने बड़े बड़े कारखाने लगा दिए थे, लेकिन इस कहानी में असली रोमांच तब आया जब भारत के सबसे भरोसेमंद कारोबारी घराने ने इस अखाड़े में कदम रखा। मैं बात कर रही हूँ टाटा ग्रुप की। एप्पल का काम हमेशा से ताइवान की गिनी चुनी कंपनियों के ही पास रहा है, लेकिन टाटा ने अपने आक्रामक फैसलों से विदेशी दबदबे को काफी हद तक कम कर दिया। इसकी शानदार शुरुआत कर्नाटक से हुई। नवंबर 2023 में टाटा ने विस्ट्रॉन कंपनी का बेंगलुरु वाला पूरा प्लांट खरीद लिया। यह इतिहास में पहली बार था जब कोई विशुद्ध भारतीय कंपनी सीधे तौर पर एप्पल से जुड़ी। इसके बाद जनवरी 2025 में टाटा ने तमिलनाडु में मौजूद पेगाट्रॉन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी 60% की भारी हिस्सेदारी खरीद ली। टाटा का विजन बिल्कुल साफ है। उनका लक्ष्य है कि अगले 2 सालों में भारत में बनने वाले आईफोन प्रोडक्शन का 50% हिस्सा सिर्फ उनके कंट्रोल में हो। भारत को चुनने का फैसला एप्पल के लिए कितना सही और अहम था, इसकी परीक्षा मार्च 2025 में हुई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका था और इस बार ट्रेड वॉर का रूप पहले से ज्यादा खतरनाक था। हालात इतने गंभीर हो गए कि चीन में बने आईफोन पर अमेरिकी बाजार में 55% तक का टैक्स लगने का खतरा पैदा हो गया। इसके उलट भारत में बनने वाले फोन पर सिर्फ 10% के आसपास टैक्स लगना था। ये 45% का अंतर कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं था। अब खुद सोचिए, अगर $1000 के फोन पर आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ टैक्स में चला जाए तो कंपनी का मुनाफा ही खत्म हो जाएगा। इसी टैक्स की मार से बचने के लिए नए टैरिफ लागू होने से ठीक पहले एप्पल को ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कंपनी ने रातों रात भारत से अमेरिका तक लगभग $2 बिलियन के आईफोन स्पेशल कार्गो एयरक्राफ्ट के जरिए एयरलिफ्ट करवाए। हवा के रास्ते इतनी बड़ी खेप भेजना कोई आम बात नहीं थी। अगर उस वक्त भारत का मैन्युफैक्चरिंग बेस तैयार नहीं होता तो एप्पल को $2 बिलियन के फोन चीन से ही भेजने पड़ते और उस पर करोड़ों डॉलर का एक्स्ट्रा टैक्स चुकाना पड़ता, क्योंकि वहां भारत से पहले टैरिफ लागू हो चुका था। एक तरफ भारत खुद को आईफोन का मजबूत गढ़ बना रहा है, तो दूसरी तरफ इस रेस में हमारे साथ एक देश और है जो तेजी से दौड़ रहा है, और वो है वियतनाम। चाइना +1 की रणनीति में वियतनाम अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर चालाक खिलाड़ी साबित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एप्पल ने दोनों देशों के बीच टकराव से बचने के लिए एक बहुत चतुर चाल चली है। एप्पल ने तय किया है कि कौन सा देश उनके लिए क्या बनाएगा। जहां भारत को मेनली आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जा रहा है और आज उसके ग्लोबल प्रोडक्शन का 25% हिस्सा हमारे पास आ चुका है, वहीं वियतनाम को एयरपॉड्स, आईपैड और मैक कंप्यूटर्स का जिम्मा दिया गया है। अगर सिर्फ कानों में लगाने वाले एयरपॉड्स की बात करें तो आज दुनिया के 62% एयरपॉड्स अकेले वियतनाम की फैक्ट्रियों में तैयार हो रहे हैं। इस होड़ और उत्पादों के बंटवारे के बीच ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिस पर एक बार में यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। दशकों से हम यही देखते आए हैं कि चीन की फैक्ट्रियों से इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे भारत आते हैं और हम उन्हें एक डिब्बे में जोड़ देते हैं। सप्लाई चेन का बहाव हमेशा से चीन से भारत की तरफ ही रहा है, लेकिन इतिहास में पहली बार ये बहाव उल्टा हो गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत से चीन को $2.5 बिलियन के एप्पल कंपोनेंट्स और पार्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं। यानी अब हमारी फैक्ट्रियों में बने छोटे छोटे पुर्जे चीन के कारखानों में भेजे जा रहे हैं। यह आंकड़ा गवाही दे रहा है कि दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था में बदलाव आ चुका है। जो देश कल तक पुर्जे मंगाकर डिब्बे पैक करता था, वो आज दुनिया की फैक्ट्री कही जाने वाले चीन को अपने देश में बने पुर्जे बेच रहा है। करोड़ों फोन का उत्पादन और टाटा का जुनून देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हमने काफी कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन इस चमकती तस्वीर के पीछे कड़वी हकीकत भी छिपी होती है, और वो ये है कि आज हम मुख्य रूप से सिर्फ फाइनल असेंबली का ही काम कर रहे हैं। मतलब यह है कि फोन के ज्यादातर महंगे और अहम पुर्जे जैसे हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले, लिथियम बैटरी, कैमरा मॉड्यूल और सबसे ज़रूरी मदरबोर्ड आज भी दूसरे देशों से ही मंगवाए जाते हैं। ये सारे कीमती पुर्जे चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया से भारत आते हैं और हमारी फैक्ट्रियों में बस उन्हें जोड़कर डिब्बे में पैक कर दिया जाता है। आज की तारीख में भारतीय फैक्ट्रियों में लोकल वैल्यू एडिशन सिर्फ 18 से 19% के बीच अटका हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी फोन की लागत 1 लाख रुपए है तो उसमें भारत की असली कमाई 20,000 से भी कम है।
बाकी 80,000 से ज्यादा की रकम उन देशों में जा रही है जो इसके अहम पुर्जे बनाते हैं। अगर हम इसकी तुलना चीन से करें तो वहां का लोकल वैल्यू एडिशन 38% के करीब है, जो उसने कई दशकों की मेहनत से हासिल किया है। इस खाई को पाटने और खुद के ऊपर से असेंबलर का ठप्पा हटाने के लिए भारत अब बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। सरकार अब PLI 2.0 और ECMS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लेकर आ रही है, ताकि वैल्यू एडिशन को 18 से बढ़ाकर 55% से ऊपर ले जाया जा सके। सरकार चाहती है कि कंपनियां सिर्फ बाहर से पुर्जे मंगाकर उन्हें डिब्बे में पैक ना करें, बल्कि फोन के अंदर लगने वाला सामान भी भारत में ही बनाया जाए। असली आर्थिक जीत तभी होगी जब फोन के दिल और दिमाग का निर्माण भी अपने देश में होने लगेगा। लेकिन कागजों पर शानदार नीतियां बनाना और जमीन पर उन्हें हकीकत में बदलना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। भारत को चीन और वियतनाम जैसी तेज मैन्युफैक्चरिंग ताकत बनने के रास्ते में कई अड़चनें पार करनी है। इसमें सबसे बड़ी रुकावट है हमारा लॉजिस्टिक्स ढांचा और लाल फीताशाही। आप इसे छोटे से उदाहरण से समझिए। अगर वियतनाम से कोई माल अमेरिका के लिए पानी के जहाज से भेजा जाता है तो उसे पहुंचने में औसतन 12 दिन लगते हैं, लेकिन भारतीय बंदरगाहों की सुस्त रफ्तार और कस्टम क्लियरेंस की लंबी कागजी कार्यवाही के कारण भारत से अमेरिका तक माल पहुंचने में औसतन 28 दिन तक का समय लग जाता है। 16 दिन का अंतर, और ये अंतर इंडस्ट्री के लिए बहुत भारी पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जस्ट इन टाइम डिलीवरी का नियम चलता है, पर कागजी कार्यवाही में होने वाली एक दिन की देरी भी पूरी असेंबली लाइन को रोक सकती है और कंपनियों का करोड़ों का नुकसान करवा सकती है। इसके साथ ही क्वालिटी कंट्रोल बहुत बारीक मसला है। आईफोन बनाना कोई आम काम नहीं है। एप्पल को अपनी फैक्ट्रियों में 0 डिफेक्ट टॉलरेंस चाहिए होती है, यानी अगर 100 फोन बने तो 100 के 100 बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। उनमें एक मामूली खरोंच भी बर्दाश्त नहीं की जाती। चीन के अनुभवी कारीगरों ने ये महारत दशकों में हासिल किया है। हमारे युवा कामगारों को उस स्तर की बारीकी सिखाने में अभी वक्त और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। इन सब अड़चनों के साथ साथ पर्यावरण की चुनौती भी हमारे सामने खड़ी है। एप्पल ने 2030 तक ग्लोबल सप्लाई चेन को 100% कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब है कि उनके फोन बनाने में पर्यावरण को रत्ती भर भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी फैक्ट्रियों को पूरी तरह से सोलर या विंड एनर्जी पर चलाना होगा, लेकिन भारत में मौजूद एप्पल के सप्लायर्स ग्रीन एनर्जी के मामले में बहुत सुस्त हैं। इस कमी और 2030 की डेडलाइन करीब आते देख एप्पल को खुद आगे आना पड़ा है। कंपनी ने भारत में साफ ऊर्जा का ढांचा तैयार करने के लिए क्लीनमैक्स नाम की कंपनी के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए का निवेश किया है, ताकि भारतीय फैक्ट्रियों को साफ बिजली मिल सके। इस पूरे सफर को अगर हम करीब से देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। 90 और 2000 के दशक में जब पूरी दुनिया के कारखाने चीन की तरफ जा रहे थे, तब भारत विकास की उस मैन्युफैक्चरिंग बस में चढ़ने से चूक गया था। पर दुनिया की बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स ने भारत को दूसरा बड़ा मौका दिया। एप्पल का भारत आना सिर्फ स्मार्टफोन बनाने की कहानी बिल्कुल नहीं है। यह अमेरिका की टेक्नोलॉजी, चीन की विरासत और भारत के बड़े बाजार और नीतियों के बीच ताकत छीनने की कहानी है। अगर हम अपने लालफीता शाही को कम कर पाए, विदेशी पुर्जों पर निर्भरता खत्म करके असली तकनीक खुद बनाने लगे और सस्टेनेबिलिटी के लक्ष्यों को हासिल कर लिया, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बन जाएगा। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम इस दूसरे मौके को पूरी तरह भुना पाएंगे या एक बार फिर से सिस्टम और कागजी फाइलों के बीच उलझ कर रह जाएंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के अनकही में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।